नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में बैठक ले रहे हैं। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में ले रही हैं बैठक। बजट को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन की भी समीक्षा होगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले रहे हैं, मंत्रालय में बैठक चल रही है और बजट को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं सीएम। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन की भी समीक्षा इसी बैठक में की जाएगी। तो एक बड़ी बैठक जारी है और मंत्रालय में ये बैठक चल रही है जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ श्याम सिंह तोमर जी लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम जी, एक बड़ी बैठक है जिसमें बजट को लेकर तो चर्चा की ही जा रही है, अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन को लेकर भी समीक्षा होनी है। बिल्कुल रुति, वाकई में ये बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक इस मायने में है कि बजट जो कि सबसे कोर इशू होता है किसी भी प्रदेश सरकार का, किसी भी सरकार का, तो किस मद में कितना खर्च करना है अगले एक साल में और किन विकास के प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, उनका डिवाइडेशन कैसे होना है और किस विभाग को कितना पैसा देना है और क्यों देना है, ये डिस्कशन होता है। दूसरा, आपने कहा कि निवेश भी ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी यह है कि औद्योगिक नीति अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रदेश सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित हों घराने, तो उस पर भी मंथन चल रहा है। अभी तक जो किया वो क्या किया, और अभी निवेश के लिए जो तमाम जो है इससे पहले समिट हुई हैं प्रदेश में, इंदौर में हुई हैं, भोपाल में हुई हैं, तो उसमें जो आए घराने उन्होंने क्या किया, ज़मीन हमने दी तो उन्होंने उद्योग उद्यम शुरू किए नहीं किए, और किन शर्तों पर जो दी गई थी वो पूरी हुई या नहीं, ये तमाम मंथन जो है हो रहे हैं। बिल्कुल, कई तरह के मंथन तो किए ही जा रहे हैं श्याम जी, लेकिन इसके साथ ही देखिए मेन फोकस है बजट को लेकर, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होने जा रही है और ये पहली बार होगा जब मोहन सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली है। तो बजट को लेकर भी चर्चा खास हो जाती है। वाकई बजट को लेकर चर्चा खास हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट में मद डिसाइड होते हैं, विभागों के खर्चे डिसाइड होते हैं, विकास के प्रोजेक्ट डिसाइड होते हैं, और साथ साथ में ये भी तय किया जाता है कि अब नया हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा है या नहीं, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के बाद कितना पैसा बचेगा, हमारे जो पास जो है कितना खर्च करने को लेकर है, ये तमाम बातें उसमें जो है तय की जाती हैं। और विभागीय जो मंत्री होते हैं उनकी टीम भी देखी जाती है कि उन्होंने क्या चाहा है। जी बिल्कुल श्याम जी, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो देखिए बैठक खत्म होने के बाद स्पष्ट होगा कि क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, लेकिन बैठक बेहद खास है। और इसके साथ ही आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी है, जिसे लेकर जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती की वीरता की बात की, तो साथ ही उन्हें लेकर कई घोषणाएं भी की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंदी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। ये पंक्तियां वीरांगना रानी दुर्गावती के लिए है। धर्म और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली अदम्य साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति महान वीरांगना रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिन्होंने गोंडवाना साम्राज्य में राज किया, जो मध्य प्रदेश के एक हिस्से में आता है। वीरांगना के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें नमन किया। सीएम ने सुबह गौर समाधि रोड पर स्थित नरैया नाला कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधरोपण भी किया। पगड़ी पहनकर मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ सैला नृत्य भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्ष पहले एक ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया जिसने भारत का मान बढ़ाया। रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पूरे प्रदेश में जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इतिहास में 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्ञी हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासन काल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है,
जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम सहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आज आकर धन्य हूँ। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी शहादत को याद किया। साथ ही वीरांगना की वीरगाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की शहादत पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। वहीं जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्हीं के नाम पर पहली कैबिनेट की बैठक भी जबलपुर में आयोजित की गई थी। गोंडवाना साम्राज्य में जितने भी जल स्रोत हैं वो रानी दुर्गावती ने ही बनाए हैं। रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में भी स्थान देंगे। साथ ही साथ जन जागृति के माध्यम से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी लगातार काम करेगा कि पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज तो उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई। हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने ये प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य प्रदेश सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है और गोंड रानी दुर्गावती के जरिए सभी सियासी दल हर बार आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर एक बड़े आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वीरांगना रानी दुर्गावती थी कौन, जिनका आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो सीधे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और ये भी आपको बताएंगे कि क्यों आज के दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, वीरांगना महारानी दुर्गावती जिनका आज बलिदान दिवस है, इनका जन्म 1524 में हुआ था। 1524 में जन्म हुआ वीरांगना महारानी दुर्गावती का और गोंडवाना उनका राज्य था और गोंडवाना की रानी भी उन्हें इसीलिए कहा जाता है। कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी वीरांगना महारानी दुर्गावती। इसके साथ ही बता दें कि दलपत शाह थे जिनसे उनका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह होने के 4 साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया और इसके बाद पूरी कमान उन्होंने खुद संभाली। रानी दुर्गावती ने खुद शासन संभाला। उनके कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है, उनके किए गए कामों के लिए उन्हें जाना जाता है और 24 जून 1964 जब से उनका बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो ये तो था कि कौन थी रानी दुर्गावती और आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज बलिदान दिवस है, एक बड़ा कार्यक्रम जिसका आयोजन भी किया गया जबलपुर में और इसके साथ ही हमने अपने दर्शकों को यह भी बताया कि क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के दिन की क्या कुछ बड़ी बातें रही। बिल्कुल ऋतु, देखिए पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए रानी दुर्गावती एक बहुत महत्वपूर्ण जननायक के तौर पर मानी जाती हैं, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो उनके शासनकाल का ही क्षेत्र माना जाता है। गोंडवाना साम्राज्य था जो मंडला, जबलपुर, बालाघाट, डिंडोरी, नरसिंहपुर जैसे जिले उसके अंतर्गत आते थे और रानी दुर्गावती का जिस तरह का इतिहास रहा है वो निश्चित तौर पर बेहद प्रेरणादायी रहा है और यही वजह है कि रानी दुर्गावती को लेकर राज्य सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार बेहद सक्रिय बनी हुई है और आज उनके बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में एक बड़ा और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शुरुआत उन्होंने समाधि स्थल पर माल्यार्पण करके की और उसके बाद फिर मुख्य कार्यक्रम स्थल वेटनरी ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम जनता को संबोधित किया। 2 बड़े ऐलान यहां पर उन्होंने किए हैं जो सीधे रानी दुर्गावती से जुड़े हुए हैं। पहला तो पाठ्यक्रमों के जरिए, सेमिनार्स के जरिए और बाकी सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए आम जनता तक रानी दुर्गावती की प्रेरणादायी कहानी पहुंचाई जाएगी ताकि आने वाली युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। दूसरा, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बन रहा है, लगभग निर्माणाधीन है, उसका नाम रानी दुर्गावती रखा जाएगा और डुमना एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण किया गया है तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से, उसका नाम भी रानी दुर्गावती रखने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि हर साल बलिदान दिवस पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसी कड़ी में आज भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्गेश, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून सत्र की। विधानसभा के मानसून सत्र की बात करेंगे क्योंकि नई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में मोहन सरकार पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि ये बजट
बजट 3.5 लाख करोड़ का होने वाला है। एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जनहितकारी बजट लाएगी, तो वहीं विपक्ष भी सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कमर कस रही है। एक और बजट को लेकर सरकार तैयार है तो विपक्ष भी पूरी तैयारी कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। बजट की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होगा वो बेहतर और जनहितकारी होगा। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के पास नहीं है कुछ। कांग्रेस पहले तो जब सरकार में बैठे थे तब का बता दे। अभी तो कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। पूरी तरह से सरकार अच्छी चल रही है और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। इधर मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी पूरी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का सत्र खूब हंगामेदार होगा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के ट्वीट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस नर्सिंग घोटाला, शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। सुनीता सीजू को रजिस्ट्रार नर्सिंग की उनको बर्खास्त किया, एक अच्छा कदम है। लेकिन मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो। एसीएस सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग हैं। इन पे ये बड़े मगरमच्छ है। मोहन यादव जी, इन पे कार्रवाई करना चाहिए, ना कि कोई छोटी मछली पे कार्रवाई। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन मुद्दों को उठाने का इशारा पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने नर्सिंग घोटाला मामले में सोशल मीडिया पर जनता से आह्वान किया कि जनता उन्हें मुद्दे और जानकारियां भेजे ताकि मुद्दों को कांग्रेस सार्थक तरीके से विधानसभा में उठा सके। कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग चाहती है इस सरकार के चेहरे को उजागर करने के लिए, आम जनता का सहयोग चाहती है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जी ने टोल नंबर संदर्भ में जारी किया, उसका उपयोग करो, साक्ष्य भेजो, जानकारियां भेजो। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना होगा कि सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, सत्ता पक्ष जहां पूरी तैयारी में है, मोहन सरकार पहला बजट, अपना पूर्णकालीन बजट पेश करने जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी तैयार है अपने मुद्दों को लेकर। लेकिन कौन से वो मुद्दे होंगे जो इस बार विधानसभा में गूंज सकते हैं, वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मुद्दा, नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मुद्दा जैसे ही सामने आया, कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाया भी, और इसके साथ ही आपको बता दें, इसे भुनाने के साथ साथ कांग्रेस अब इसे विधानसभा में भी उठा सकती है। अगली आपको बताते हैं अतिथि शिक्षकों का मुद्दा। जिस तरह के रिजल्ट सामने आए, उन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। कई वीडियो भी अतिथि शिक्षकों को लेकर कांग्रेस जारी कर चुकी है और पूरी उम्मीद है कि विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी लंबे समय से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है और यही वजह है, मान सकते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी विधानसभा में बहसबाजी हो सकती है, चर्चा हो सकती है। अगली बात करें प्रदेश की आर्थिक स्थिति। देखिए, जब मोहन सरकार कर्ज लेती है या फिर बीजेपी सरकार ने कर्ज लिया है, कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाया और यही वजह है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी विधानसभा में प्रश्न उठा सकती है कांग्रेस। इसके साथ ही महिलाओं पर अत्याचार के कई मामलों को लेकर भी कांग्रेस मुद्दा बनाती हुई आई है
और विधानसभा में भी महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा गूंज सकता है। साथ ही सीहोर के आष्टा में एथेन क्रैकर परियोजना का विरोध जो कांग्रेस कर रही है, इससे लेकर भी कांग्रेस विधानसभा में प्रश्न कर सकती है और इसे मुद्दा बना सकती है। तो देखिए, ये तो है वो मुद्दे जिन्हें कांग्रेस विधानसभा में लाएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें विधानसभा में लाया जाएगा और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, तो सरकार बजट पेश करने जा रही है। बिल्कुल ऋतु, आपने बहुत सारी बातें बता दी। थोड़ी सी बात मैं भी अपनी कंप्लीट कर लेता हूं यहाँ पे। इस पूरी कवायद को लेकर 1-2 दिन के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष पूरे विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, क्योंकि 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र है, मानसून सत्र। मानसून सत्र से पहले तमाम सारे विधायकों से चर्चा की जाएगी और तमाम जो सवाल लगाए गए हैं उनमें सरकार को किस तरीके से पूछा जाना है, कोई आपत्ति है तो उसको कैसे उठाया जाएगा। खासतौर पर नर्सिंग का मुद्दा, NSUI कांग्रेस की ही एक विंग है, NSUI लगातार इस पूरे मामले को लेकर उजागर करती रही है। CBI इस पूरे मामले में दागदार हुई, सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, ये पूरा सदन में हंगामेदार रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर बार बार कर्ज लिया जा रहा है और इसको लेकर कांग्रेस हमेशा काउंटर भी करती रही है। लेकिन इस बार श्वेत पत्र लेकर आने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। वहीं रामनिवास रावत और दिलबाग सप्रे का ही मुद्दा है। बजट सत्र से पहले इन दोनों की भी सदस्यता शून्य कराने के लिए दल बदल कानून के तहत कांग्रेस शिकायत करेगी। इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। हालांकि ये पहले ही स्पष्ट कर दिया है रामनिवास रावत ने कि वो सदन में बैठेंगे ही नहीं, यानी कि कांग्रेस की जो तैयारी है वो अलग है, लेकिन एक तरफ बीजेपी है, वो अपनी पूरी रणनीति के साथ काम करेगी इसमें। और जैसा कि जगदीश देवड़ा ने ये बात कहा कि बजट में पूरी तैयारी की जा चुकी है, अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो इस बजट को लेकर आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे रहेंगे कांग्रेस इसको पूरी तरह से विधानसभा के अंदर उठाने की कोशिश करेगी। ऋतु, बिल्कुल पूरी तैयारी रहेगी कांग्रेस की। विवेक, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और इस हेल्पलाइन नंबर से जनता से सुझाव मांगे हैं। जनता की परेशानियां सुन रही है कांग्रेस और उन मुद्दों को उठाने की तैयारी। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में बागी विधायकों के लिए भी कांग्रेस ने एक एक्शन प्लान तैयार किया। आम चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसमें कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे का नाम शामिल है, जिन्हें पार्टी ने बागी करार कर दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी पूरे प्रमाण और सबूतों के साथ बागी विधायकों पर कार्रवाई करेगी। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दी है। पार्टी में बैठने का सवाल ही नहीं, जो पार्टी से जा चुका है तो उसे पार्टी इस पर बिठाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं रही। उस संबंध में कार्रवाई तो आजकल मैं कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष जी को कर रहा हूँ। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई बीना विधायक निर्मला सप्रे को 49 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इधर कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन ने 3 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी है, जिसमें विधायक लखन घनघोरिया, विधायक कुणाल चौधरी, राव यादवेंद्र सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। ये समिति विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर का गठन कर बूथ स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती के लिए कार्य करेगा। हमने जो विधि संगत कार्रवाई होती है, नेता प्रतिपक्ष जी इसमें सदन चालू होने से पहले अपनी आपत्ति विधानसभा अध्यक्ष के वहाँ पहुँचा देंगे, अपील कर देंगे साक्ष्य के साथ, और फिर विधानसभा अध्यक्ष को इस पर साक्ष्य उनकी सदस्यता निरस्त करनी पड़ेगी। 25 साल बाद कांग्रेस के हाथ लगी बीना विधानसभा सीट को बचाने की चुनौती रहेगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने मिशन बीना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता और विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने एक बड़ा बयान दिया। सदन में कांग्रेस के दल की तरफ से साथ नहीं बिठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो सदन में बैठेंगे ही नहीं, कांग्रेस को जो करना है वो कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता से पूछकर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। देखिए, पार्टी को लेकर इस पार्टी में जो लोग थे, निर्णयों को लेकर थे। निर्णय जो होना चाहिए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछ के होना चाहिए थी। पार्लियामेंट मुरैना का टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने मैं 2 बार लड़ा, दोनों बार विरोध किया, बूथ कैप्चर किए, और वो जिस दिन तक टिकट दिया था उस दिन तक सदस्य नहीं था। मैं जानकारी में तो ये भी आया कि लेन देन करके टिकट दिया था।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर रामनिवास रावत हैं कौन जिन्हें लेकर कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। तो देखिए, ओबीसी नेता के रूप में बड़ा चेहरा माना जाता है रामनिवास रावत को। इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए बड़े नेता तो हैं ही, विजयपुर सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं, 6 बार जीत चुके हैं और इसके साथ ही बड़ा ओबीसी चेहरा भी हैं। दिग्विजय सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं रावत, यानी कि 6 बार लगातार विधायक बने और उसके बाद मंत्री भी बन चुके हैं। दिग्विजय सरकार में रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर ने जब चुनाव लड़ा था तो उनके सामने कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई पदों पर कांग्रेस में रह चुके। और अब देखिए, इसके साथ ही आपको बताते हैं निर्मला सप्रे कौन है जिन्हें लेकर कांग्रेस की ओर से ये बयान सामने आया है। तो देखिए, बीना सीट से निर्मला सप्रे विधायक रही हैं, बीना सीट से विधायक रही, बीना विधानसभा सीट से विधायक रही। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि सागर जिले की इकलौती महिला विधायक है निर्मला सप्रे। अभी तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से बयान सामने आए। 2023 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और सप्रे ने बीजेपी के महेश राय को हराकर विधानसभा चुनाव जीता, ये सीट अपने नाम पर की। और देखिए, महेश को हराकर अपने नाम पर यह सीट की और अब तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। यानी कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ये वो 2 विधायक हैं जिन्होंने अब तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है और यही वजह है, अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी तो छोड़ दी लेकिन पद से इस्तीफा नहीं दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में साथ नहीं बिठाया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे, श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी तो छोड़ दी है लेकिन अभी तक विधायकी पद से इस्तीफा नहीं दिया और यही वजह है कि कांग्रेस के पास अब मौका भी है। वाकई कांग्रेस के पास एक मौका है और चुनौती देगी कांग्रेस, जैसा कि अभी उमंग सिंगार कह रहे थे कि हम साक्ष्यों के साथ में जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास इस मामले को ले जाएंगे और जब वो साक्ष्य देखेंगे तो उनको भी विवश होना पड़ेगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का विवेक होता है, विवेकाधिकार होता है, वो अपने लेवल पर डिसीजन करते हैं, किसी पार्टी के कहने से ऐसा नहीं होता है, लेकिन साक्ष्य वो जरूर परखेंगे, जांचेंगे और उसके बाद डिसीजन करेंगे। तो भविष्य में तय होगा कि दोनों विधायकों को, जो दोनों सीनियर हैं, उनको लेकर क्या तस्वीर बनती है। जी बिल्कुल, क्या तस्वीर बनती है श्याम जी, ये भी देखना होगा। और लेकिन कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। इन दोनों ही विधायकों का इस्तीफा ना देना कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े कर रहा है, क्या इन दोनों ही विधायकों का हार का डर है और यही वजह है कि इस्तीफा अभी तक नहीं दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं इनके सामने जरूर अंदर खाने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ये आश्वस्त नहीं है। उनको ये लग रहा है कि अब विधायक तो हम हैं ही, लेकिन आगे की राह क्या है हमारे सामने, क्या हमको भविष्य में फिर से इसी सीट पर भाजपा खड़ा करेगी, हमको जो है प्रत्याशी बनाएगी, प्रत्याशी बनाने के साथ साथ में क्या मंत्री पद मिलेगा या हमें क्या, हमारा भविष्य क्या है। सभी के सामने भविष्य, उज्जवल भविष्य का जो है बड़ा सवाल होता ही है। तो ये भी अपने उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित होंगे, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल श्याम जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, ये 2 विधायक जिन्होंने पार्टी तो छोड़ दी है लेकिन अभी तक अपने पद यानी कि विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया और इसी को लेकर अब कांग्रेस एक्शन मोड की तैयारी में है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन अमरवाड़ा से पूर्व विधायक कमलेश शाह के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां हो रहे हैं उपचुनाव। इसके बाद अमरवाड़ा पर बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस है। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है और यही वजह है कि आदिवासी बाहुल्य सीट पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को सौंप दी गई है। इस चुनाव के लिए पीएचई मंत्री संपतिया उइके को प्रभारी बनाया गया है। तो देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव पर है बीजेपी का फोकस और बीजेपी ने आदिवासी नेताओं को अमरवाड़ा के रण में उतारा है। यानी कि आदिवासी नेता जो चुनावी प्रचार में आपको नजर आएंगे, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो चाहे वो राज्य के मंत्री हो, तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इसके साथ ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बनाई गई है बीजेपी की ओर से। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन से वो आदिवासी नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्गादास उइके केंद्रीय मंत्री और इसके साथ ही सावित्री ठाकुर भी केंद्रीय मंत्री हैं। नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सुमेर सिंह सोलंकी और इसके साथ ही विजय शाह को भी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की सौंप दी गई है।
तो देखिए एक बड़ी लिस्ट है और इस बड़ी लिस्ट में कई बीजेपी के नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें ये मंत्री हैं और ये आदिवासी नेता हैं। इन आदिवासी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई क्योंकि अमरवाड़ा वो सीट है जहां आदिवासी वोटर्स का खासा प्रभाव है और यही वजह है कि आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए आदिवासी नेताओं को अब मैदान में उतारा गया है कि जनता के बीच जाइए, उनसे संपर्क करिए और वोट की अपील करिए। विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। अमरवाड़ा इकलौती ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव को लेकर भी लगातार सक्रियता बीजेपी की देखने को मिल रही है और यही वजह है कि आदिवासी नेताओं से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता मैदान में आपको नजर आ रहे होंगे। एक आम चुनाव की तरह बीजेपी इन्हें ले रही है और आम चुनाव की तरह ही इस सीट को भी हासिल करना चाहती है बीजेपी। तो देखिए ये आपने तस्वीरें देखी, उन वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें हैं जिन्हें अमरवाड़ा उपचुनाव उतारा गया है। तो अमरवाड़ा में बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। यहां बीजेपी ने कमलेश शाह को टिकट दिया तो कांग्रेस से धीरन शाह इनवाती उम्मीदवार हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवरावेन भलावी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए कौन है उम्मीदवार अमरवाड़ा उपचुनाव में, अब ये भी समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि कमलेश शाह बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ और इन्हीं की वजह से हो रहा है उपचुनाव। दूसरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के धीरेन शाह इनवाती, एक ऐसा चेहरा धीरेन शाह इनवाती जिन्हें राजनीति तो विरासत में नहीं मिली, लेकिन धीरेन शाह इनवाती अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और इसके साथ ही हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी। आपको बता दें कि देवरावेन भलावी वही हैं जो लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ के सामने थे और कई वोट कम जो मिले नकुलनाथ को, उसकी वजह देवरावेन भलावी को भी माना जाता है। और ये वो तीन नाम हैं जिनके बीच में मुख्य मुकाबला अमरवाड़ा उपचुनाव में देखने को मिलेगा। तो वहीं कमलेश शाह के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बीजेपी में जाने के लिए दबाव डाला। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 में कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष थी तो उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश्वर शाह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे 3 बार का विधायक रहते अचानक कोई कैसे जादू हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं उस प्रसंग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बार्गेनिंग करके, दबाव डाल के कमलेश शाह बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अफसरों को सख्त चेतावनी दी और कहा है कि सुधर जाए नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार घूस लेते पकड़े गए एसडीएम की गिरफ्तारी पर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम लोगों को परेशान करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के मौके पर जनजाति गौरव समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और वहीं मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अफसरों को ये चेतावनी दी और कहा कि अफसर सुधर जाए नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो देखिए लगातार कामकाज छत्तीसगढ़ में और बेहतर हो सके, व्यवस्थाएं बेहतर बन सकें, इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये प्रयास देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि घूसखोर अफसरों को चेतावनी दी है सीएम ने। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अंबिकापुर से संवाददाता दिलीप जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, अफसरों को साफ साफ कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि सुधर जाइए नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे थे और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एसडीएम को गिरफ्तार किया गया था 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए और उस दौरान 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया था। जब इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया विष्णुदेव साय जी से कि आखिर जो ऐसी कार्रवाइयां हैं पहली बार हो रही है, आगे क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है अधिकारी भ्रष्ट जो है उनके खिलाफ हमारी जो सरकार है आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से कार्रवाई करती रहेगी।
जी बिल्कुल दिलीप, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। और इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हार की समीक्षा करने के बाद पार्टी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टी अब संगठन में जान फूंकने के लिए नई नियुक्ति करेगी और समीक्षा करने के बाद संगठन में किस तरीके से होगा बदलाव, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी करने जा रही समीक्षा। कांग्रेस ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। छत्तीसगढ़ में मिली हार की करेगी समीक्षा के बाद पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी हार गई और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। इसीलिए एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया है और छत्तीसगढ़ में समीक्षा की चाबी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के हाथों में सौंपी है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचकर हार की समीक्षा करना शुरू करेगी। समीक्षा के बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। समीक्षा के बहाने कांग्रेस एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी ढूंढ सकती है। इस मामले में बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है तो। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे वो। अब कमेटी गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल समीक्षा कर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। कांग्रेस में हार या जीत की समीक्षा हो, इसके पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी जब पार्टी समीक्षा करती है तो किस किस पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों कांग्रेस को ये बदलाव करना पड़ रहा है? ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए क्यों करनी पड़ रही है समीक्षा, ये आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और इसके साथ ही देखिए विधानसभा के जो चुनाव के रिजल्ट थे वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित नहीं हुए। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। 11 सीट में से जो परिणाम सामने आए, 1 सीट कांग्रेस को मिली। चुनाव के दौरान कांग्रेस की सक्रियता भी देखने को नहीं मिली और यही वजह थी कि जो रिजल्ट थे वो भी बेहतर कांग्रेस के लिए साबित नहीं हुए। यहां तक कि दिग्गज नेता भी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अब समीक्षा करनी पड़ रही है कांग्रेस को और एक बड़े बदलाव की तैयारी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता रोहित मिश्रा फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, हमने देखे विधानसभा के रिजल्ट भी देखे और उसके बाद लोकसभा में भी तमाम दावे कांग्रेस ने किए, लेकिन उन दावों पर कांग्रेस ने जो दावे किए थे उन दावों पर कांग्रेस उतर नहीं पाई और यही वजह है कि अब समीक्षा करने की तैयारी में है। बिल्कुल, देखिए दावे पूरे नहीं हो पाए और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं थे और इसके कारण से ये हुआ कि कांग्रेस विधानसभा के बाद में लोकसभा में भी उसको करारी हार का सामना करना पड़ा और 2 सांसद पिछली बार थे तो 2 सांसद में 1 सांसद हार गए और एक ही सांसद जो है वो अपनी सीट बचाने में सफल रहे और उसके कारण से पार्टी भी चिंतित है क्योंकि आगामी समय पर नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, ऐसे कई चुनाव है जिनको नए सिरे से जो है वो पार्टी को खड़ा करना है। और नगरीय निकाय के चुनावों की मैं बात करता हूं तो वो गली मोहल्ले और जो का चुनाव माना जाता है, तो ऐसे में गली मोहल्ले पे अगर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं से नाखुश रहेंगे या फिर किसी तरीके से उनके बीच सामंजस्य की कमी दिखाई देगी तो इसका परिणाम जो है वो आगामी समय के नगरीय निकाय चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कई बार प्रयास किया गया, कई वरिष्ठ नेताओं ने जो है वो मांग उठाई कि हार की समीक्षा हो, लेकिन इसके बावजूद भी समीक्षा नहीं हो पाई, जिसके कारण से केंद्रीय स्तर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट को एकत्रित करेगी और एकत्रित करने के बाद में जमीनी स्तर पर इस फैक्ट की जो है वो चेक किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा कदम उठाया गया है ताकि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी को नए सिरे से जो है वो खड़ा कर दिया जाए और इस जांच की आंच क्योंकि हमने देखा कि खासकर लोकसभा चुनाव में जो तमाम दावे कांग्रेस ने किए थे उन दावों पर खरा नहीं उतर पाई कांग्रेस और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को हाथ लगी। तो वहीं क्या लगता है कौन सी
वो नाम है, क्योंकि कई वरिष्ठ ऐसे चेहरे थे जो इस चुनाव को नहीं जीत पाए, लोकसभा के चुनाव का, तो क्या लगता है किस पर गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री सहित जो तमाम वरिष्ठ नेता थे जो पिछले सरकार पे मंत्री थे कांग्रेस के सरकार पे, वो तमाम लोगों को चुनावी मैदान पे उतारा गया था, लेकिन एक भी व्यक्ति अपनी सीट बचाने में सफल नहीं रहे। तो ऐसे में लगातार जिम्मेदारी की बात हो रही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या फिर 2 बार से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया दीपक बैस वो जिम्मेदारी लेंगे। तो इसको लेकर अभी भी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और इसीलिए एक बड़ी वजह है कि चुनाव को लेकर समीक्षा नहीं हो पा रही है। यहां पर प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट हैं उनके कामकाज पर भी सवाल उठने लगा है, कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता भी सवाल उठा रहे हैं और उसके साथ ही जनता भी इंतजार कर रही थी। अब देखना होगा रोहित की किस पर गाज गिरती है और क्या कुछ बदलाव संगठन में होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। राजधानी भोपाल में आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात हुई, जहां दोनों ही नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। इस दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने संघर्ष के पुराने दिनों को याद किया, साथ ही काफी यादें साझा भी की। इस दौरान और क्या कुछ हुआ जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस से आज एक तस्वीर सामने आई, जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने डिप्टी सीएम अरुण साव का स्वागत कर एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से भी मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना संबंध है और आज सभी से मुलाकात कर उस समय को याद किया है। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साव जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव से 90 के दशक से संबंध है, हम लोग पुराने साथी हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ने नक्सल समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के साथ नक्सलवाद को लेकर भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ऑफिस में अफसरों में हुआ काम का बंटवारा। एसीएस, पीएस सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के बीच काम बांट दिया गया है। 26 अफसरों की टीम केंद्र और राज्य की योजनाओं पर अमल कराएगी, तो नोट शीट की निगरानी करेंगे एसीएस राजेश राजौरा। मंत्री, विधायक और अफसर की नोट शीट भी देखेंगे। तो देखिए 26 अफसरों की टीम है और इन्हें मोहन सरकार के स्पेशल 26 भी कह सकते हैं, जो केंद्र राज्य की योजनाओं पर अमल कराएंगे। नोट शीट की निगरानी भी करेंगे एसीएस राजेश राजौरा। मंत्री, विधायक और अफसरों की नोट शीट को भी देखा जाएगा। तो काम का बंटवारा अफसरों में कर दिया गया है, काम बांट दिए गए हैं और मंत्री, विधायक और अफसरों की भी नोट शीट देखी जाएगी। इधर जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकारी सिस्टम की करतूत देखने को मिली है। 72 घंटों के अंदर सीएमओ के निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। अपर आयुक्त ने मुरैना सीएमओ को निलंबित किया था, लेकिन 72 घंटे के अंदर ही इस आदेश को वापस ले लिया गया। निलंबन की जगह विभागीय जांच के आदेश देने पड़े हैं। तो बता दें, जीरो टॉलरेंस नीति पर सरकारी सिस्टम की एक करतूत उजागर हुई है। 72 घंटों के अंदर सीएमओ के जो निलंबन का आदेश दिया गया था, उस आदेश को वापस ले लिया गया है। अपर आयुक्त ने मुरैना सीएमओ को निलंबित किया था। निलंबन की जगह विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्वालियर में एक रिटायर्ड आर्मी मैन हनी ट्रैप का शिकार हो गया। रिटायर्ड आर्मी मैन टैक्सी चलाता है। आरोपी महिला पिछले 4 से 5 महीने से किसी न किसी बहाने उसे और उसकी टैक्सी लेकर जाती थी और इस दौरान महिला ने उसके साथ अश्लील फोटो भी खींच ली और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। देखिए क्राइम की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में।
मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुरैरी में रहने वाला नंद किशोर लोधी आर्मी से रिटायर्ड है। लोधी लंबे समय से टैक्सी चलाने का काम कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले मुरार की रहने वाली महिला ने उनसे टैक्सी लेने के लिए सिलसिले में मुलाकात की। इसके बाद मोबाइल पर कॉल कर ये महिला मथुरा वृंदावन जाने के लिए टैक्सी बुक कराती थी। नंदकिशोर खुद ही टैक्सी लेकर जाते थे। इस दौरान महिला ने उनके साथ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए, जिसके बाद महिला ने उन्हें परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मथुरा वृंदावन के नाम पर उसने पहले गाड़ी बुक करी और फिर वो महिला से चैटिंग होकर उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद वो एक दो बार मिलने के लिए बुलाया होटल में और प्राइवेट जगह जाके एक दूसरे से मिले और उनके पर्सनल कुछ फोटोग्राफ खींच लिए थे। और फिर वो महिला ने जो है उसको अपने मित्र के माध्यम से अड़ीबाजी कर उससे जो है 10 लाख रुपए की डिमांड करी, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से लोधी इतने परेशान हुए कि उन्होंने खुदकुशी का मन बना लिया, लेकिन फिर दोस्त की सलाह पर वो पूरे मामले को पुलिस के पास ले गए। परेशान होकर उसने जो है थाना मुरार में कल महिला और उसके जो दोस्त हैं दोनों के विरुद्ध अपराध रिपोर्ट कराई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 384, 389 और 120B का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया और प्रकरण में विवेचना कर जल्दी से जल्दी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो महिला के बारे में उसे चौंकाने वाली जानकारी मिली। महिला पहले भी लोगों को बलात्कार और छेड़खानी के मामले दर्ज करवाकर लोगों को परेशान कर रही थी, पैसे ऐंठ रही थी। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके साथी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर से विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। और इधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात बदमाश पप्पू खटीक को पकड़ा गया है। अवैध पिस्टल से साथ भंवरकुआं क्षेत्र में धराया है ये बदमाश। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब रासुका की कार्रवाई कर सकती है। तो पप्पू खटीक जो कि कुख्यात बदमाश था उसे पकड़ लिया गया है, अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रासुका की कार्रवाई कर सकती है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कुख्यात बदमाश पप्पू खटीक को पकड़ लिया गया है। पुलिस के हवाले क्राइम ब्रांच ने आरोपी को किया। अब रासुका की कार्रवाई की जा सकती है। और इधर दमोह में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद गांव में सनसनी फैल गई। हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच में खुद एएसपी जुटे हैं। मामला बांसा तारखेड़ा गांव का बताया जा रहा है। तो 3 युवकों की हत्या की गई। अज्ञात कारणों के चलते युवकों की हत्या का मामला ये सामने आया है। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी है और इस हत्या के कारणों का पता लगा रही है। को मारा है 2 दिन को भैया उमेश विश्वकर्मा, विकास विश्वकर्मा को इधर बांसा में मारा है गोली से। फिर उसके बाद राजा विश्वकर्मा, शैल विश्वकर्मा गोली विश्वकर्मा घर पे फायरिंग की। फिर उस घर से इधर आके इनको मामा को मारा। रायगढ़ में ट्रेडिंग सट्टा ऐप के मामले में गिरफ्तारी हुई। 2 ठग और 2 बैंक अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मजयगढ़ पुलिस ने आरोपियों को दबोचा है। तो रायगढ़ में ट्रेडिंग सट्टा के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 ठग और 2 बैंक अफसरों की गिरफ्तारी हुई है। ट्रेडिंग सट्टा ऐप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मजयगढ़ पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इंदौर में एमपीपीएससी के अधिकारियों ने पेपर लीक की खबर फैलने के मामले में संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अधिकारियों ने परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल पेपर और ओरिजिनल पेपर का मिलान किया, जिसमें वायरल पेपर और ओरिजिनल पेपर दोनों अलग अलग पाए गए। इसके बाद अधिकारियों ने आयोग की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो वायरल करने वालों को पकड़ेगी पुलिस और पुराने पेपर के जरिए नकली पेपर बनाया गया था। पेपर में कुछ भी समानता नहीं मिली। अब इन्हीं वायरल करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बारिश शुरू होने के साथ ही जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं। तो इन उफनते नदी नालों में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर बड़वानी से सामने आई है, जहां 4 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। यहां की गोई नदी पर बनी वैकल्पिक पाइप पुलिया के पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। इस दौरान
पार्टी अस्पताल में तैनात कर्मचारी अपने 2 बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान पुलिया पर कम पानी देखकर अस्पताल कर्मचारी अपने 4 पहिया वाहन को पुलिया से पार करने लगा, लेकिन पुलिया पर गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद वाहन में बैठे 2 बच्चे और पिता और ड्राइवर की जान मुश्किल में फंस गई, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे सूरजपुर का चारपारा मोहल्ला, जहां आधुनिक युग में लोग बिजली के बिना जीवन काटने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन से बिजली की व्यवस्था की गुहार तो लगाई गई, लेकिन कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम लोग अंधेरा में जी रहे हैं, बहुत दिन से जी रहे हैं। अब जब तक हम लोग ये जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती जो कि माटी तेल भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता है। एक तरफ जहां डिजिटल युग में हर गांव कस्बे में बिजली पहुंचाने की बात कही जा रही है, वहीं सूरजपुर जिला मुख्यालय में महज 30 किलोमीटर दूरी पर 50 से ज्यादा परिवार अंधेरे में जिंदगी काट रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी लोग लालटेन के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि इस गांव के बच्चे बिजली की अव्यवस्था के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। बिजली की समस्या के कारण किसान आधुनिक तरीके से खेती भी नहीं कर पा रहा है। उनका कहना कि मन गाँव में ना लाइट है ना बत्ती है, हमारे यहाँ अपन बेटी के दे दे, अपन उन के गाँव में भाई लाइट बत्ती हर कुछ है, हमारे गाँव में कुछ नहीं है तो नहीं दे, हम नहीं करें कहूँ का आदमी ऐसा रात के समय ना लाइट ना बत्ती, अंधार में टारस उरस, आजकल दुकान उकान भी नज़दीक, बाजार भी तो है थोड़ा बहुत दूर में है, तब क्या करें टारस के भरोसे। वो मोमबत्ती भी है तो बहुत महंगा है, 5 रुपये में एक ठे खरीद के लानी तो कई दिन चलिए, 10-15 मिनट में तो एक ठे खत्म, तो कितना रोजी 5 रुपये लगाई 10 रुपये। बहुत दिन से जी रहे हैं। अब जब तक हम लोग ये जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती जो कि माटी तेल भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता है। आपको बता दें, बिजली की समस्या पारिवारिक जीवन में भी देखी जा सकती है। आलम यह है कि बिजली के अभाव के कारण कोई भी इस गाँव में शादी ब्याह नहीं करना चाहता। बिना विद्युत के जीवन बसर करने वाले इन परिवार वालों की जिंदगी देखकर बाहर के लोग गांव की बदहाली से दूरी बनाए रखते हैं। इन समस्याओं को लेकर जब जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया तो आश्वासन के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं मिला। रिपोर्ट की माने तो शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावे फाइलों में ही सिमटे रह जाते हैं। विभागीय अधिकारियों की दलीलें केवल दावा तक ही सीमित रह जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। ये करीब करीब हमारे पास 752 बसाहट का था, जहां ऐसा गांव जो विद्युतीकृत हैं पर उसके मजरा टोला जो है उसमें बिजली नहीं पहुंचा है। तो इस ऐसे सभी गांवों का हमने प्रपोजल तैयार करके, सर्वे वगैरह करके, प्रपोजल बना करके हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजे हैं सर। अप्रूवल सैंक्शन पश्चात वो काम वहाँ पे हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर है उज्जैन से, जहां 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाला वैश्विक गुरुकुल खुलेगा। ऐसा गुरुकुल जहां नई पीढ़ी के बच्चों को प्राचीन और आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन प्रशिक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्मस्व एवं संस्कृति संचालनालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो उज्जैन में वैश्विक जो उज्जैन अवंतिका नगरी से आज भारत के चरम पर लहरा रहा है, वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं का आशीर्वाद स्वरूप आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने एक भाषा जो उन्होंने बोला है कि राम वन पदगमन बनेगा, साथ ही कृष्ण वन पदगमन बनेगा। इससे हमारे आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो शैक्षणिक स्तर पर उनको शिक्षा के बुक्स में शामिल किया जाएगा। तथाकथित जो कथावाचक लोग हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं कि इस प्रकार का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमारे जो आज के होनहार बच्चे जो आज भविष्य में जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो भी राम और कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से जान सकेंगे। सनातन धर्म के प्रति लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काम काज कर रहे हैं और जिस प्रकार उनकी छवि है कि सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहरना चाहिए, उसी में एक कदम और उन्होंने आगे बढ़ा है। प्रभु श्री राम वनवास के दौरान जिस जिस
पथ से गुजरे थे वहाँ पर पथ गमन बनेगा। वहीं भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ पर वो गए थे, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, वहाँ पर भी गत गमन पथ बनाने की प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। साथ ही स्कूली शिक्षा क्रम के पाठ्यक्रम में भी प्रभु श्री राम का पाठ पढ़ाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाया जाएगा। और ऐसे में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो युगों युगों तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकेंगे, प्रभु श्री राम के बारे में जान सकेंगे। साथ ही सनातन धर्म क्या है इसके प्रति भी जागरूकता फैली जा रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल